तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग फ्यूल रिसोर्सेज की, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस शामिल हैं, ये दिन ब दिन एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और क्योंकि इनके अंदर कार्बन काफ़ी मिकदार में रिलीज़ होती है, तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और दिन ब दिन इनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिप्लीटेड यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब इस वजह से दुनिया इनके अल्टरनेटिव्स रिसोर्स की तरफ देख रही है और इसके अल्टरनेटिव्स कुछ हद तक मौजूद भी हैं, जिनके अंदर सोलर एनर्जी या हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह शामिल है। अब अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है कि आप एनर्जी को जनरेट करें चीपर रेट्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर चैलेंज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियल स्टेजेस पे। बिलफर्ज अगर आपने अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगाना हो तो आपको 5 लाख से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उधर भी आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए आप एकदम से यकदम से इसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते और यही वजह है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इसके अल्टरनेटिव्स पर भी गौर कर रहे हैं कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो जो हमें विद मतलब एक स्विच करने से हम उस रिसोर्स की तरफ आएँ और वो हमें एनर्जी देना शुरू कर दे। तो जो टेस्ला के CEO एलन मस्क, वो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के बारे में काफ़ी बात करते हैं और उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्यूल्स हैं वो उनकी कार को चार्जिंग कर सकते हैं और इस तरीके से वो एक हाइड्रोजन फ्यूल वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के साथ कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से इसको हम एज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसको आप जिस भी कंटेनर के अंदर रखें और उसमें मामूली सा भी सुराख हो तो वो उससे निकल जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन को आप जिस भी मेटल के अंदर रखते हैं ये उस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता खाता है, उस मेटल का जो सख्त पाना है उसको ये ख़त्म करता है। तो इस वजह से जो भी टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, उनको रेगुलरली रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके साथ ही साथ क्योंकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत कम होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लिहाजा इसको उस टेम्परेचर पर कूल करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और यही वजह है कि ये अनइकनॉमिकल हो जाती है। फिर इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन की जनरेशन को देखें तो हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट के अंदर और वो भी आप क्योंकि एक तरफ जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल हैं जहाँ पे कार्बन का मसला दरपेश है और इधर जो आप हाइड्रोजन बना रहे हैं उधर भी अगर आप उतनी कार्बन रिलीज़ कर दें तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि इन फैक्टर्स की वजह से हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करना इकनॉमिकल नहीं रहता। तो रिसर्चर, इंजीनियर, साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा फ्यूल हो जो कि कार्बन फ्री भी हो और इजीली अवेलेबल भी हो। और इस सिलसिले में उनकी जो नज़र पड़ी वो अमोनिया पर पड़ी कि अमोनिया कार्बन फ्री फ्यूल है और इसके अंदर क्योंकि 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, तो इसमें उनको पोटेंशियल नज़र आया कि इसको एज ए हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब अमोनिया को हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको घरों में रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। फिर हम फर्टिलाइज़र्स के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हों या कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स हों तो उसके अंदर अमोनिया का इस्तेमाल काफ़ी टाइम से हो रहा है। अब इन तमाम फैक्टर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया एक मिनी फ्यूल है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ये मिनी फ्यूल इतनी सलाहियत रखता है कि वो जो हमारे एग्जिस्टिंग बिगर फ्यूल्स हैं उनकी जगह ले सके। तो इसके लिए आपको 2 मिसालों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जापान ने एक अमोनिया फ्यूल्ड गैस प्रोग्राम शुरू किया है जिसके मुताबिक वो अपने जो पावर प्लांट्स हैं जिनको वो पहले रन कर रहे थे डीजल पर, उनको उन्होंने शिफ्ट किया है अमोनिया के ऊपर। तो अब अमोनिया के जब ऊपर वो इसको चलाएंगे तो वो उनका जो एस्टीमेट है कि अपनी एनर्जी ज़रूरियात का 1% वो इन प्लांट से जो कि अमोनिया से फ्यूल्ड होंगे वो इससे चलाएंगे। फिर अगर हम कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें यूके की, तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि 350 मेगावाट के जो उनकी डीजल ऑपरेटेड जनरेटर थे उनको रिप्लेस कर दें अमोनिया फ्यूल्ड 1 के साथ। तो इस तरीके से वो भी अब इस तरफ मूव कर गए हैं।
तो इन दो डेवलपमेंट से ये तो नज़र आता है कि अमोनिया के अंदर पोटेंशियल है कि आप उसको बिग फ्यूल के तौर पर यूज़ करें, लेकिन इसकी ऐसी क्या खसूसियात हैं कि अमोनिया को हाइड्रोजन के ऊपर प्रेफर किया जा रहा है। उनकी खसूसियात पर हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि अमोनिया का जो पहली खसूसियत कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -33.35 डिग्री है, जो कि उस हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही वजह है कि इसको कूल करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली आसान है हाइड्रोजन की निस्बत। फिर अगर हम अमोनिया को एक्सप्लोजन का रेट देखें तो वो भी इसका बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो MSD की जो लिस्ट है लेवल की, वो इसको फ्लेबिलिटी रेटिंग के हिसाब से रेटिंग 1 की देती है। मतलब इसका जो जलने का जो चांस है वो कम से कम है। फिर अमोनिया क्योंकि एक ख़ास स्मेल रखती है, तो ये जहाँ से भी इसकी लीकेज हो तो इसको डिटेक्ट करना आसान है। और इसके साथ ही साथ अमोनिया मेटल्स के अंदर उनका जो सख्त पाना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। यही वजह है कि टैंक्स को रेगुलर रिप्लेस नहीं करना पड़ता। फिर अगर हम अमोनिया की एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो अमोनिया की एनर्जी डेंसिटी 11.5 मेगाजूल पर लीटर है, जबकि हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी 8.491 मेगाजूल पर लीटर है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अमोनिया के पास एट ए टाइम 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास एट ए टाइम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होती है, जिस वजह से अमोनिया को प्रेफर किया जाता है। फिर अगर हम अमोनिया की अगर किट्स की बात करें तो हम इसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी में CNG किट लगाते हैं, उसी तरीके से हम अमोनिया किट लगाकर हम गाड़ियों के अंदर इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तमाम खसूसियात डिस्कस करने के बाद अब ये तो हमने फ़ैसला कर लिया कि अमोनिया एक अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है, लेकिन क्या अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसको क्यों नहीं जल्दी से अप्लाई कर दिया जाता। तो इसका जवाब यूँ हो सकता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आए तो उसके साथ हमें कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता है। और इसके साथ कंप्रोमाइज़ ये है कि अगर हम अमोनिया को देखें कि ये तैयार जिस प्रोसेस के ज़रिए होती है इंडस्ट्री में, उस प्रोसेस को हम हैबर-बोश प्रोसेस का नाम देते हैं, कि जिसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया को तैयार किया जाता है। अब ये प्रोसीजर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे किया जाता है और इसमें हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो अगर हम अमोनिया को एज अ फ्यूल यूज़ करें तो ज़ाहिर बात है इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितनी इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब कि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी इसको बनाने के अंदर। और एक इदारे की रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, उनके मुताबिक 450 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर रिलीज़ होता है इस रिएक्शन से। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ेगा, तो जितना वो बढ़ेगा तो उतना जो हमारा जो कंसर्न है कार्बन से रिलेटेड एनवायरनमेंट का वो भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक राइजिंग प्रॉब्लम है अमोनिया को एज ए फ्यूल यूज़ करने का। अब इसका जो सलूशन है वो भी 2 कंट्रीज ने निकाला है और उसमें काबिल ज़िक्र नाम जापान का है कि उन्होंने फ्यूकुशिमा रिन्यूएबल इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्लांट को रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए यानी सोलर पावर प्लांट के ज़रिए उसको रन किया है, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती थी कार्बन के ज़रिए उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ज़रिए, और उसको हाइड्रोजन को आगे जब नाइट्रोजन के साथ हैबर-बोश टाइप रिएक्शन करवा के अमोनिया जनरेट किया है, तो उसमें जो कार्बन रिलीज़ हुई है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि बिल्कुल थी ही नहीं। तो इस वजह से उस अमोनिया को ग्रीन अमोनिया का नाम दिया जा रहा है। फिर इसमें दूसरा नाम सीमस का है यूके के अंदर, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एक ऐसा प्लांट रन किया है विंड के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का अमल करके हैबर-बोश टाइप प्रोसेस करके अमोनिया जनरेट करता है, और वो भी ग्रीन अमोनिया को जनरेट कर रहे हैं। तो बात करें अगर हम इस वीडियो के एंड पॉइंट की, तो इसका एंड पॉइंट ये है कि जो भी कंट्री ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करने में कामयाब होगा, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, उस कंट्री को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उसके जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास कतर की है कि कतर के पास गैस के वाफिर जो ज़राए थे वो मौजूद थे, लेकिन वो पूरी दुनिया को पाइपलाइन बिछा के गैस नहीं पहुंचा सकता था। तो उन्होंने जो अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट थी उसको LNG की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। तो अब यही वजह है कि हम जो अपनी पूरी ज़रूरियात की जो गैस है अपने मुल्क की, वो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। तमाम ममालिक तकरीबन LNG की सूरत में इंपोर्ट करते हैं, और उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो कतर को हो रहा है, क्योंकि उसने राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया।
अब जो भी मुल्क राइट इस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा वो लीड करेगा आने वाले वक्तों के अंदर।